को आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा वो किसके बारे में था, हमने एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ा कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उनके लिए 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और बाकी की जितनी क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट्स हम निकाल सकते हैं किसके बेसिस पे, फंडामेंटल के बेसिस पे। तो एसआई सिस्टम के अंदर हमने 7 यूनिट्स का डिस्कशन किया। क्या इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो एज ए यूनिट यूज होती हैं? तो हाँ, हमारे पास और भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। तो हम एक एक करके एक एक क्वांटिटीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एसआई यूनिट के अलावा जो कुछ हमारी मास, लेंथ और टाइम की जो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं, हम सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, अगर हम मास की बात करें तो मास की हम यूनिट्स पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? बेसिकली यूनिट्स ऑफ मास। अब आपको पता है अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट के अंदर तो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मास। तो अगर हम बात करेंगे तो एसआई सिस्टम के अंदर हमारी यूनिट होती है किलोग्राम। अब इसके अलावा आपने और कौन सी यूनिट्स के बारे में सुना है? ग्राम के बारे में सुना है। जब आपको पता है कि आपको स्मॉल क्वांटिटी चाहिए तो आप किलोग्राम्स का यूज़ ना करें, ग्राम्स का यूज़ करते हैं। तो बेटा हमारे इस यूनिवर्स में बहुत छोटी चीज़ें भी होती हैं और बहुत बड़ी चीज़ें भी होती हैं। जैसे अगर आप स्टार की बात करें, आप अपनी अर्थ की बात करें, आप सन की बात करें तो बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स के अंदर आती हैं। लेकिन वहीं पे हम एटम्स की बात करें वो बहुत ही स्मॉल लेवल के ऊपर आते हैं। तो इसके अलावा हम और कौन सी यूज़ करते हैं मास के लिए? तो देखिए मास के लिए जो स्मॉलर यूनिट्स होती हैं, कौन सी यूनिट? स्मॉलर। अब कुछ स्मॉलर यूनिट्स जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए उनमें से है बेटा 1 AMU। अब AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। अब देखिए AMU का किलोग्राम से क्या रिलेशन है? तो हम कहेंगे 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। जो 1 AMU होता है वो इतने किलोग्राम्स के बराबर होता है। तो देखिए ये हमारी सब एटॉमिक लेवल के ऊपर यूज की जाने वाली एक यूनिट है। इसके अलावा एक डाल्टन यूनिट भी होती है, 1 डाल्टन। अब डाल्टन जो होती है वो 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg होती है। ये दोनों की दोनों यूनिट्स सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हम एटॉमिक मास यूनिट यूज़ करते हैं स्मॉलर लेवल के ऊपर, एटॉमिक लेवल के ऊपर। अगर हम दूसरे साइड हायर लेवल की बात करें तो वहाँ पे हम और कौन सी यूनिट्स का यूज़ कर सकते हैं? तो देखिए बेटा, अब आपको पता है कि हमारा जो सन है वो अर्थ के मुकाबले मास में काफ़ी ज़्यादा है। तो हम कहेंगे 1 सोलर मास। तो यहाँ पे जो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है मतलब सन, उसकी बात की जा रही है। तो 1 सोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ सन। ठीक है, ये होता है 2 इंटू 10 की पावर 30 kg। बेटा यहाँ पे आपको इन नंबर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पता होना चाहिए कि ये हमारी सब एटॉमिक लेवल पे यूज होती है, ये हमारी जब हमारा मास होता है तब यूज करते हैं हम। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट यूनिट है हमारे पास 1 चंद्रशेखर मास यूनिट। कौन सी है? चंद्रशेखर मास यूनिट। जो हमारे चंद्रशेखर साइंटिस्ट थे वो इंडिया से ही थे और उन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स में अपना काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो उनके नाम पे हमारे पास एक यूनिट है चंद्रशेखर मास यूनिट। ये होती है बेटा हमारे पास 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन, या फिर आप कह सकते हो सोलर मास। मतलब अब हमारे पास तो ऐसे भी स्टार्स जो हमारे सन से भी हैवी हैं, तो हम बहुत बार चंद्रशेखर मास यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, चंद्रशेखर मास यूनिट, और वो होती है 1.4 सोलर मास। और जो सोलर मास है बेटा उसको हम बहुत बार m डॉट और ये सर्कल, ये रिप्रेजेंटेशन से भी यूज करते हैं। जहाँ पे आपको ये रिप्रेजेंटेशन दिखेगी इसका मतलब किसकी बात हो रही है? सोलर मास की बात हो रही है, मतलब मास ऑफ सन की बात की जा रही है। तो ये कुछ कॉमन यूनिट्स थी जो किससे रिलेटेड थी? हमारे मास से रिलेटेड। ऐसे ही हमारे पास कुछ कॉमन यूनिट्स होती हैं जो किसकी होती हैं? डिस्टेंस की होती हैं बेटा। ठीक है, तो देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस।
अब हमें ये पता है, अगर हम एसआई की बात करें तो एसआई सिस्टम में यूनिट होती है मीटर। इसके अलावा आपने बहुत से वर्ड सुने होंगे, आपने किलोमीटर सुना होगा। जैसे अगर हम प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें, डेली लाइफ में बात करें, तो हम किलोमीटर्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपने फीट सुना होगा, इंच सुना होगा, सेंटीमीटर सुना होगा, मिलीमीटर। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको ध्यान रखने हैं। देखिए, अब आपको पता है 1 मिलीमीटर, एक होता है 1 माइक्रोमीटर, एक होता है 1 नैनोमीटर। ऐसे ही आपने एक सुना होगा 1 एंगस्ट्रॉम, ये ए और उसके ऊपर एक सर्कल, ये होता है 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसके अलावा आपने एक सुना होगा 1 फर्मी, या फिर इसका दूसरा नाम होता है फेंटोमीटर। फेंटोमीटर। देखिए, अब इनका कन्वर्जन फॉर्मूला क्या है? आपको पता है 1 mm होता है 10 की पावर -3 मीटर, माइक्रोमीटर होता है 10 की पावर -6 मीटर। अब देखिए बेटा, जो ये 10 की पावर -6 मीटर है, इसको हम माइक्रोमीटर भी बोलते हैं और इसको माइक्रोन भी बोल देते हैं। मतलब दिस इज इक्वल टू 1 माइक्रोन। नैनोमीटर मीन्स 10 की पावर -9 मीटर्स की बात हो रही है, और एंगस्ट्रॉम मीन्स 10 की पावर -10 मीटर की बात हो रही है, और 1 फर्मी और फेंटोमीटर मतलब 10 की पावर -15 मीटर की बात हो रही है। तो ये हमारे यूज होने वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, जो कि सारे के सारे यूनिट किसकी हैं? डिस्टेंस की हैं। अब आपको पता है कि माइनस में वैल्यू जा रही है, मतलब हम एटॉमिक लेवल की बात कर रहे हैं। आपको हिंट के लिए मैं बता देती हूँ कि ये तो आपने बहुत बार सुने होंगे। मिलीमीटर तो चलो ठीक है, माइक्रोमीटर भी सुना होगा, पर नया वर्ड क्या है? माइक्रोन है। नैनोमीटर भी आपने सुना होगा। अब ये तो नए वर्ड्स हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ध्यान से सुनिए। जो बेटा हमारा एटम का न्यूक्लियस होता है, उसका साइज फर्मी के आसपास होता है। मतलब जब हम न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे तब हम इस वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। और हमारा जो एटम होता है, जो एटम का साइज होता है, वो एंगस्ट्रॉम्स में होता है लगभग, तो हम वहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा ये तो कौन सा लेवल थे बेटा? स्मॉल लेंथ थी, लार्ज लेंथ भी तो होती है ना। अब आपको पता है कि यहाँ से लेके सन देखो कितना दूर है, तो ये इसके लिए कोई यूनिट होनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या नाम है इसका? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ये क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। जो हमारे अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है, उसी को हम 1 AU बुलाते हैं या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बुलाते हैं। ये कितना होता है? अगर मैं एग्जैक्टली बताना चाहूँ तो ये 1.49 इंटू 10 की पावर 11 मीटर्स होता है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर्स बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और कौन से यूनिट है? अब एक वर्ड आता है बेटा जो मैं लिख रही हूँ, देखो बहुत से बच्चों में इसमें कंफ्यूजन होती है स्टार्टिंग में। 1 लाइट ईयर। देखिए, अब आपको पता है ईयर मतलब साल है, साल मतलब टाइम की बात हो रही है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ईयर वर्ड देख के आप ये मत सोचना कि ये एक टाइम की यूनिट है। एक्चुअली में 1 लाइट ईयर एक डिस्टेंस की यूनिट होती है। अब देखो, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लाइट कितना डिस्टेंस चलेगी एक साल के अंदर, उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। तो क्या होता है 1 लाइट ईयर? इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल के अंदर जो हमारी लाइट है, वैक्यूम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसी को हम लाइट ईयर बोलते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा बेटा, क्या इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? मैं आपको हिंट दे रही हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू आप खुद से कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अब आपको पता है, आपको तो क्या निकालना है? यूनिट किसकी है? डिस्टेंस की। आपको लाइट की स्पीड पता है ना, 3 इंटू 10⁸, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अगर आपके पास स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है, टाइम फिक्स है 1 ईयर, तो आप उससे डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। अब आपको पता है
कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब आपको स्पीड भी पता है 3 × 10⁸ और टाइम कितना लेना है 1 ईयर का लेना है, लेकिन आपको पता है ये तो मीटर पर सेकंड है। तो अब आप ये बताओ एक साल में कितनी सेकंड्स होती हैं, तो एक साल में सेकंड निकालेंगे कैसे? हम कहेंगे एक साल के अंदर 365.25 ये तो दिन होते हैं हमारे पास, ठीक है, इतने नंबर ऑफ डेज होते हैं और एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं और हर घंटे के अंदर 60 मिनट होती हैं और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होती हैं। तो ये है हमारे नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 ईयर, ठीक है। तो आप इस पूरी कैलकुलेशन को करिए और आंसर आपको बताना है कि ये कितना आएगा और ये मीटर्स में आएगा आंसर, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? मैं आपको हिंट के लिए बता देती हूँ 10⁻15 के आसपास ये आंसर जाएगा, पर वैल्यू आप कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। तो देखिए ये यूनिट्स ऑफ मास थे, ये यूनिट ऑफ डिस्टेंस थी। चलो हम टाइम की यूनिट्स पर डिस्कस कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि ऐसे ही हम पढ़ना चाहते हैं यूनिट्स ऑफ टाइम। अब देखिए अब टाइम की और कौन सी यूनिट्स होती हैं? अच्छा बेटा यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, 1 पार्सेक, पार्सेक भी जो होती है वो डिस्टेंस की यूनिट होती है, आप इसको लिख सकते हैं 1 पार्सेक। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, जो लाइट ईयर से भी 3.46 टाइम्स ज़्यादा होती है। मतलब लाइट ईयर का जो आंसर आएगा उसको मैं 3.5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो आंसर बनेगा उसको 1 पार्सेक बोला जाता है। अब देखिए यूनिट्स ऑफ टाइम। अब आपको पता है टाइम की कौन कौन सी यूनिट्स होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, ये तो हम सबको पता है अच्छे से। इसके अलावा और टाइम को काउंट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? हम टाइम को मिनट्स में भी काउंट करते हैं, आवर्स में भी काउंट करते हैं, हम डेज में भी काउंट करते हैं, ठीक है ना। जब आप किसी को अपनी एज बताते हो तो आप ईयर्स यूज़ करते हो, आप मंथ्स यूज़ करते हो, आप डेज यूज़ करते हो, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब उसके अलावा कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है, ये टाइम से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे वर्ड है सोलर डे। सोलर डे किसको बोलते हैं? सोलर डे वो टाइम होता है जितनी देर में अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट कर जाए, ठीक है। देखिए फिर से सुनिए बेटा, सोलर डे वो टाइम होता है जिसमें जो आपकी अर्थ है वो विद रिस्पेक्ट टू सन अपनी एक्सिस पे एक राउंड कंप्लीट कर ले, मतलब एक रोटेशन कंप्लीट कर ले। तो हम कहेंगे, अच्छा इसकी डेफिनेशन आप खुद लिखेंगे, मैंने सिर्फ आपको समझाई है। इसके अलावा आपके पास एक और होता है, एक होता है ल्यूनर मंथ, एक आता है ल्यूनर मंथ। जो ल्यूनर वर्ड है बेटा वो मून के लिए होता है। जितनी देर में मून अपना एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है तो उसमें हम उसको ल्यूनर मंथ में काउंट करते हैं। ध्यान रखना, आपको पता है ना, जैसे हमारे अर्थ है वो एक तो होता है रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन। तो जब हमारी जो अर्थ है वो रोटेशन कंप्लीट करती है उसको सोलर डे बोलते हैं, और जब हमारी अर्थ जो है वो पूरा राउंड मतलब रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है तो उसको हम सोलर ईयर बोलते हैं। और ल्यूनर मंथ, मंथ तो मतलब महीना हो गया। जैसे देखो अब क्या होता है कि हमारा मून है वो हमारी अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा होता है? रिवॉल्व कर रहा होता है। तो जितने टाइम में हमारा मून अपनी अर्थ के सामने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा उस टाइम को हम ल्यूनर मंथ काउंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा ये तो हो गई बड़ी, भाई ये भी दिन की बात, ये तो सेकंड्स था, ये दिन की बात हो रही है, ईयर की बात हो रही है, मंथ की बात हो रही है। क्या स्मॉल लेवल पे भी यूनिट्स होती हैं? बिल्कुल होती हैं। देखिए अब हमारे पास एक आर्टिस्ट शेक, वैसे शेक वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी को हिला देना, ठीक है ना। तो हम कहेंगे ये होता है 10⁻⁻8 सेकेंड्स। शेक जो है वो स्मॉलर लेवल की हमारे पास एक यूनिट है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस में बहुत बार पूछी जाती है, जैसे आप कभी असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो, तो उसके अलावा एक तो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स और है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए आपको पता है कि एरिया के लिए हम बहुत सी यूनिट यूज़ करते हैं, हेक्टेयर्स भी यूज़ होता है, मीटर स्क्वायर भी यूज़ होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी यूज़ होता है, बट ये सारे लार्ज हैं। मतलब हम अपने फील्ड्स को मेजर कर सकते हैं, अपने प्लेग्राउंड्स को मेजर करते हैं, लेकिन एटॉमिक लेवल के ऊपर क्या होता है? बिल्कुल स्मॉल लेवल पे क्या होता है? मीटर स्क्वायर, हेक्टेयर स्क्वायर, ये सब कुछ तो क्या है? लार्जर यूनिट्स हैं। तो हम कहेंगे कि जो स्मॉलर लेवल पे एट एटॉमिक लेवल
यूनिट यूज होती है वो होती है बार, और 1 बार होती है 10⁻28 मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली पूछ ली जाती है। तो बेटा अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे लेंथ, मास और टाइम की फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली कुछ यूनिट्स। तो आप यहाँ तक पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे लेक्चर को प्रोसीड करेंगे। अब देखिए बेटा, यूनिट्स के बारे में तो हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही पढ़ चुके थे। तब हमने 2 नाम सुने थे, क्या? एक तो एसआई यूनिट के बारे में सुना था, और एक हमने किसके बारे में सुना था? डिराइव्ड यूनिट के बारे में। तो देखिए, इसके अलावा क्या और भी कोई यूनिट्स होती हैं? अब देखो, हमने क्या किया, हमने यूनिट्स के बारे में भी पढ़ा है और हमने डायमेंशंस के बारे में भी पढ़ा है। हमारा जो सेकंड लेक्चर था वो कम्प्लीटली डायमेंशन के ऊपर बेस्ड था। तो अब आपको डायमेंशंस निकालनी आ गई होंगी, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जांपल और कुछ चीज़ों के साथ प्रोसीड करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूँ, एक एग्जांपल लो लेंथ की, तो लेंथ तो वैसे भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो अगर इसकी मैं यूनिट की बात करूँ तो यूनिट होती है मीटर, और इसकी अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूँ, तो ये होता है L, ठीक है। कोई और एग्जांपल लेते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और डायमेंशन होती है L/-1, ठीक है। अब देखो, ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज होंगी, ठीक है। शायद अभी तक तो हमने जानी भी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप चैप्टर्स को आगे पढ़ेंगे तो आपके लिए नई नई क्वांटिटीज निकल के आएंगी। ये सारी की सारी क्वांटिटी के बारे में तो आप तब जान पाओगे जब आप पूरी 11th और 12th पढ़ लेंगे। लेकिन हमें ये पता है कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिसकी यूनिट्स होती हैं और जिनकी डायमेंशंस फॉर्मूला भी होते हैं, ठीक है, मतलब डायमेंशंस भी होती हैं। अब मैं कुछ आपके सामने यूनिट बता रही हूँ। जैसे आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब हम डिफाइन करते थे तो हम कहते थे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो देखो, ऊपर भी स्पीड थी और नीचे भी स्पीड थी, तो स्पीड से स्पीड कैंसिल होके ये क्या बन गया? ये यूनिट लेस बन गया। ये क्या बन गया बेटा? यूनिट लेस बन गया। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती। ऐसे हमारे पास और भी एग्जांपल है, जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है, फॉर्मूला होता है, आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा होगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ऊपर भी डेंसिटी और नीचे भी डेंसिटी, तो इसका मतलब इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती। ये क्या है? एक यूनिट लेस। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा, ये होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। देखो, ऊपर भी डेंसिटी, नीचे भी डेंसिटी, यूनिट लेस। इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती। मतलब ये कैसा है? डायमेंशन लेस। और ये क्वांटिटी भी कैसी है? डायमेंशन लेस। मतलब आपने देखा, यूनिट है, डायमेंशन है, यूनिट नहीं है, डायमेंशन भी नहीं है। क्या ऐसी कोई क्वांटिटी होती है जिसकी यूनिट तो हो पर डायमेंशंस ना हो? देखिए बेटा, अब इसके लिए एग्जांपल्स पे चलते हैं। आपने एक वर्ड पढ़ा है एंगल, और एंगल आपको पता है कि आप डिग्रीज में मेजर करते हैं, लेकिन एंगल की ऐसा यूनिट डिग्री नहीं होती। आप इतना तो समझते हैं ना क्लास 10 से कि एंगल की यूनिट तो होती है, कौन सी होती है? डिग्री, हमने सुनी है, लेकिन ऐसा यूनिट डिग्री नहीं होती। ऐसा यूनिट क्या होती है? रेडियन। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास अटेंड की होगी तो उनको पता होगा कि हम रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, एंगल की ऐसा यूनिट क्या होती है? रेडियन। तो यहाँ पे रेडियन। अब आपको क्लास 10th में एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, ठीक है। अब देखिए, जो आर्क है बेटा, आर्क एक तरीके की लेंथ ही तो है, और रेडियस भी एक तरीके की लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ क्या हो गई? कैंसिल। लेकिन यूनिट तो होती है इसकी,
आप यहाँ पे ये चीज नहीं कह सकते कि ऊपर भी लेंथ जैसी चीज है, नीचे भी लेंथ जैसी चीज है, तो दोनों को कैंसिल कर दो और यहाँ पे यूनिट प्लस लिख दो। नहीं, एंगल की यूनिट होती है, कौन होती है? रेडियन होती है। लिखते कैसे हैं? RAD से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। पर क्या इसकी डायमेंशंस होती हैं? नहीं, इसकी डायमेंशंस नहीं होती। दिस इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अच्छा, इसके अलावा कोई और चीज? बिल्कुल, आपके लिए एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, सॉलिड एंगल। जो सॉलिड एंगल होता है बेटा, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए, ये सॉलिड एंगल की आप ये समझ लीजिए, जैसे इसकी यूनिट है रेडियन और इसकी होती है स्टेरेडियन। ठीक है, इसकी होती है रेडियन, इसकी होती है स्टेरेडियन, और ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो अब आपने 3 टाइप की चीजें पढ़ी। देखो, ये शुरू की 2 टाइप कौन सी हैं? जिसमें यूनिट भी है, डायमेंशन भी है। ये 2 कौन सी हैं? जिसमें यूनिट भी नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है। ये 2 कौन सी हैं? जिसमें यूनिट तो है पर डायमेंशन नहीं है। अच्छा, क्या 4th पॉसिबिलिटी देखो, क्या ऐसा हो सकता है कि डायमेंशन हो और यूनिट ना हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आपको जो नोट करना है वो सबसे पहला पॉइंट है कि इफ ए क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट, then there will no dimensional formula। ठीक है, अगर उस क्वांटिटी की यूनिट ही नहीं है तो उसकी डायमेंशंस हो ही नहीं सकती। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि यूनिट तो है पर डायमेंशन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे मैम इस तरीके की बहुत सी क्वांटिटीज हैं, आप फोर्स, एक्सीलरेशन, एनर्जी, जितने नाम लीजिए इसमें फिट होती हैं। ऐसे भी हमें पता है बहुत सारी हैं कि जिसमें यूनिट भी नहीं होती, डायमेंशन भी नहीं होती। पर आपके लिए एक पॉइंट याद करने का है कि बेटा इस तरीके की केवल 2 ही क्वांटिटी होती हैं जिनकी यूनिट तो है लेकिन उनके डायमेंशंस नहीं है। कौन कौन है वो? एंगल और सॉलिड एंगल। यूनिट है रेडियन, स्टेरेडियन, पर डायमेंशंस नहीं है। इस तरीके की क्वांटिटीज को हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं। इसलिए इन दोनों क्वांटिटीज का एक स्पेशल नाम है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब देखिए, कोई आपसे पूछे बेटा कि क्वांटिटीज कितने टाइप की होती हैं, तो आप कह सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल के बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, और उसके अलावा भी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जिनकी यूनिट तो होती है पर उनकी डायमेंशन नहीं होती। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है। देखो, एंगल, जब भी बात एंगल की आती है तो आपके दिमाग में 2 लाइन आती होंगी कि भाई एक लाइन तो ये रही और एक लाइन ये रही और इनके बीच में बन गया एंगल। देखो बेटा, इस एंगल को हम प्लेन एंगल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्लेन एंगल, या फिर इसको 2D एंगल भी बोलते हैं। देखो, ये 2 लाइन जो है ये कहाँ है? ये 2 डायमेंशन के अंदर है। ये दोनों डायमेंशन बोर्ड के ऊपर है, बोर्ड से बाहर कुछ भी नहीं आ रहा। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, मैं इसको आर्क बना सकती हूँ। तो आप कह सकते हैं, देखो ये एक आर्क है, आर्क एक सर्कल का पार्ट होता है, तो हम ये कहेंगे बेटा कि एक आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेन करे, एक आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेन करे उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल बोलते हैं। मतलब एंगल फॉर्म बाय द आर्क एट द सेंटर इज कॉल्ड प्लेन एंगल। ये बात समझ आई? देखिए, कोई भी एक आर्क है, ये आर्क एक सर्कल का पार्ट है और ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगी उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल बोलते हैं। इसलिए आपको याद होगा कि इसका फॉर्मूला भी होता है कि ये जो एंगल होता है जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब बात आती है कि सॉलिड एंगल क्या होता है। तो देखो, सॉलिड एंगल को सबसे अच्छे से समझा जा सकता है जैसे आइसक्रीम का कोन देखा है, मतलब कोई भी कोन लगा लीजिए, तो अगर मान लो मेरे सामने कोन रखा हुआ है और वैसे ऊपर से झांक के देखो,
डायमेंशन ऑब्जेक्ट है। मैंने बोर्ड पे बनाया जरूर है, पर एक्चुअली में इस तरीके से मैं बनाना चाह रही हूँ। ये सर्कल है और ऐसे ये कोन बना हुआ है, तो आपको पता है कि कोन में क्या होगा। देखो ऐसे होता है, अगर सामने सर्कल है तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ये पोर्शन 3 डायमेंशन है, ये 2 डायमेंशन नहीं है इस पर। तो देखो ध्यान से, ये जो एंगल यहाँ दिखाई दे रहा है ना, आप समझ पा रहे हो, कोन में अंदर देखना चाहते जो एंगल बनता है वो सॉलिड एंगल होता है। ये होता है सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको हम 3D एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होता है, देखो ये यहाँ पे जो एरिया बन रहा है, ये एरिया डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया डिवाइड बाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, ये आर है, ठीक है। ये बात समझ आई बेटा। जैसे देखो एक प्लेन कंप्लीट एंगल, अगर मैं कंप्लीट एंगल की बात करूँ, प्लेन, देखो यहाँ पे आर्क से डिफाइन किया था, अब आर्क पूरा बना दोगे तो सर्कल बन जाएगा, ये पूरा बनाओगे तो स्फीयर बनेगा। जैसे इसमें पूरा सर्कल होता है, इसमें पूरा स्फीयर होता है, तो सर्कल के सेंटर पे ये एंगल कितना होता है, आप कहते हो 2 पाई, तो हमारा जो प्लेन एंगल है वो मैक्सिमम कितना होता है, 2 पाई होता है। यहाँ पे मैक्सिमम क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। क्या बनेगा बेटा, एक स्फीयर। तो एक बात बताओ, स्फीयर के लिए एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और अगर उसको आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, 4 पाई बचेगा। तो ध्यान रखना 4 पाई इज द मैक्सिमम 3D एंगल, और 2 पाई इज द मैक्सिमम 2D एंगल। जो प्लेन एंगल है वो मैक्सिमम 2 पाई होता है, और 3D जो होता है वो मैक्सिमम 4 पाई होता है। तो ये आपके लिए कुछ एक न्यू फैक्ट था और एक न्यू टर्म थी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। आपको नोट डाउन क्या करना है, आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने हैं कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं, उनकी यूनिट्स क्या होती हैं, और एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट कि जिस क्वांटिटी की कोई यूनिट नहीं होती उसकी कोई डायमेंशंस भी नहीं होती, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज़ें बेटा हमें आगे हेल्प करेंगी, तब हम डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। आगे देखिए, इसके आगे हम चलते हैं ऐसे ही छोटे छोटे कुछ और फैक्ट्स के बारे में जो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ये सारे एक नोट पॉइंट की तरह होंगे जो आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। मेनली आज को हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो हमारा आज का टॉपिक होगा एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। अब देखिए, अब और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। अब आपने ये तो पढ़ लिया कि हाँ कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिनकी डायमेंशंस नहीं होती, इसके अलावा और क्या होता है, नंबर्स, जो हमारे नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल 1, 2 ऐसे करके किसी भी नंबर का एग्जाम्पल लीजिए, ये नंबर्स आर डायमेंशनलेस। ये नंबर क्या होते हैं, डायमेंशनलेस, तो इनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। इसके अलावा और पॉइंट आपको क्या पता होना चाहिए, देखो जहाँ पे भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो, या फिर कहीं पे लॉग दिखाई दे या एक्सपोनेंट दिखाई दे। एक्सपोनेंट पता है ना आपको, ई की पावर समथिंग, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंट्स, पावर्स आर डायमेंशनलेस। ये सारी चीजें क्या होती हैं, डायमेंशनलेस होती हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप पढ़ चुके हैं, जिसके यूनिट नहीं उसका डायमेंशन भी नहीं, नंबर्स का भी डायमेंशन नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, लॉग का, एक्सपोनेंट्स का, पावर का डायमेंशन नहीं होता। अब आपने पढ़ लिया है, चाहे एंगल हो चाहे सॉलिड एंगल हो, यूनिट होती है पर डायमेंशन नहीं होती। आप इसको भी लिख सकते हैं कि एंगल्स do not have, even angles are dimensionless. नेक्स्ट देखो, अब आपको ये पता है बेटा, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, ये मार्कर है। अगर मैं इस मार्कर की हाइट मेजर करूँ, मान लो सेंटीमीटर में मेजर करना चाहती हूँ, तो क्या आई हमारे पास, ये आई हमारे पास 10 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं मीटर में मेजर करना चाहूँ, मान लो 10 सेंटीमीटर है, आपको पता है ये किसके बराबर होगा, ये अगर मैं इस 10 को 100 से डिवाइड कर दूँ तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 0.1 के बराबर। तो आपको पता है ये नंबर चेंज हो गया। लेकिन देखो
देखो ध्यान से, ये क्या है सेंटीमीटर, ये क्या है मीटर, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लेंथ को, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लेंथ को। मतलब आपको पता है यूनिट के चेंज करने से आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होती है पर डायमेंशन चेंज नहीं होती। ध्यान रखना, नंबर चेंज हो जाएगा यूनिट के चेंज होने पे, लेकिन यूनिट के चेंज होने पे डायमेंशन नहीं होती चेंज, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि डायमेंशंस आर independent of numerical value या फिर मैग्नीट्यूड के चेंज करने से डायमेंशंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यूनिट्स के ऊपर फर्क पड़ता है, यूनिट ऑटोमेटिकली चेंज होते ही मैग्नीट्यूड चेंज होता है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, वो इंपॉर्टेंट बात एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। देखो अब यहाँ पे हम एक पॉइंट को समझते हैं। आपने फ्रीक्वेंसी पढ़ा होगा बेटा, फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 1/टाइम की, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूँ, मैं कहूँ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा, तो आप कहोगे टाइम पीरियड को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर 1 है, 1 का कोई डायमेंशन नहीं, देखो ऊपर कोई डायमेंशन नहीं, नीचे डायमेंशन टी, तो ऊपर आके क्या बन गया t - 1। अब एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, जैसे अब आपको क्या है, जैसे हम कह रहे हैं चीज चल रही है, चीजें घूमती भी तो है ना। आपने एक वर्ड सुना होगा डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही आपको एक और वर्ड पढ़ना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो ये पेन है, यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद यहाँ चला गया, तो मैं क्या कहूँगी, यहाँ था और यहाँ चला गया, यहाँ था और यहाँ चला गया, ये क्या हुआ, ये एंगल था जिसने ट्रैवल किया, ये एंगल कवर किया। अब इतना एंगल घूम गया ना, इसको इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या ये बात समझ आई? तो ऐसे ही आपके पास एक टर्म आएगी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। एक बात बताओ, आपने वेलोसिटी पढ़ी है ना, व्हाट इज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऐसे ही व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये थीटा है ना, थीटा। अब देखो तो इसकी यूनिट क्या होगी, अगर मैं इसकी यूनिट्स लिखूं, यूनिट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो ये होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक एंगल है, तो एंगल की होती है रेडियन और इसकी होती है सेकंड। हो गया इतना। अच्छा वैसे मैं आपको बता दूं कि एंगुलर वेलोसिटी है, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं तो बताओ, रेडियन किसका है, एंगल का, और आपको पता है एंगल्स आर डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो ऊपर वाले की तो कोई डायमेंशन नहीं, ठीक है। नीचे वाले की डायमेंशन क्या होगी, नीचे वाले की डायमेंशन होगी टी, तो मतलब मैं कह सकती हूँ t की पावर -1। अब ध्यान दो, आपके सामने दो क्वांटिटी है, एक है फ्रीक्वेंसी, एक है एंगुलर वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट क्या है, अगर मैं यहाँ पे SI यूनिट की बात करूँ तो SI यूनिट है सेकेंड इनवर्स, मतलब 1/सेकेंड। यहाँ पे SI यूनिट क्या है, रेडियन/सेकेंड। यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, t-1। यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, t-1। कहने का मतलब है दो क्वांटिटी जिनका डायमेंशन फॉर्मूला कैसा हो, सेम हो। डायमेंशन फॉर्मूला कैसा है, सेम है, इसका कोई मतलब नहीं है कि उनकी SI यूनिट्स भी सेम होंगी। तो हम कह सकते हैं, जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि क्वांटिटीज हैविंग सेम dimensional formula may have different units। मतलब अगर डायमेंशन फॉर्मूला सेम है तो ये कोई जरूरी नहीं है क्योंकि यूनिट भी सेम हो, वो अलग भी हो सकती है। एग्जांपल आपके सामने, सेम भी हो सकती है, लेकिन अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा। If two quantities have same units, then their dimensional formula will always be same। ध्यान रखना, ठीक है। तो
ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको आपको नोट डाउन करना है। इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस पे हेल्प लेंगे। देखिए बेटा, इसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। मतलब जो हम ये डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं इसकी कोई एप्लीकेशन भी है या हम ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं। तो अपने नेक्स्ट हेडिंग लगाइए बेटा कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल एनालिसिस। ये डायमेंशनल फॉर्मूलाज की हेल्प से हम आगे और क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस की हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे। बेसिकली हमें 3 एप्लीकेशंस पढ़नी है, पर किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा प्रिंसिपल डिस्कस करना चाहेंगे। एप्लीकेशंस हैं हमारे पास 3, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट है हमारे लिए। एप्लीकेशन कौन कौन से, चलो हम लिख लेते हैं। पहले सबसे पहली एप्लीकेशन हमें पढ़नी है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। मुझे थोड़ा मॉडिफाई करना है, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस। और ये जानबूझ के पहले स्टेटमेंट लिख के करेक्ट किया गया ताकि आपको याद रहे ये पॉइंट। हम इसको यूज करेंगे तब हम क्या पढ़ेंगे, इनकी डिमेरिट्स पढ़ेंगे। कि पहले मैंने क्या लिखा था, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, बट एग्जैक्ट लाइन क्या है, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब भी हमें अच्छे से समझना है। जो हमारी सेकेंड एप्लीकेशन है वो होगी हमारे पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। और थर्ड एप्लीकेशन होगी हमारे पास टू एस्टेब्लिश रिलेशन अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। ये 3 एप्लीकेशन हमें पढ़नी है, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखिए, होमो मीन्स क्या होता है बेटा? होमो मीन्स होता है एक जैसा। होमो मीन्स क्या होता है? एक जैसा। अब ये प्रिंसिपल हमारे सामने 2 पॉइंट रखता है और वो दोनों पॉइंट की हेल्प से ही हम पहला पॉइंट पढ़ सकते हैं, पहली एप्लीकेशन पढ़ सकते हैं। अब पहला पॉइंट क्या है? ये कहता है कि क्वांटिटीज हैविंग सेम नेचर कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। मतलब समझो इसका कि जो क्वांटिटी सेम नेचर की है उन्हीं को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ओनली दोज क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच हैव सेम नेचर। क्वांटिटीज हैविंग सेम नेचर कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। देखो, अब इस लाइन को पढ़ के लग रहा है कि भैया हम इसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ध्यान रखना ओनली दोज क्वांटिटीज हैविंग सेम नेचर। तो हम क्या कहेंगे? ओनली दोज क्वांटिटीज which have same nature या having same natures can be added or subtracted। अगर उनका नेचर डिफरेंट है तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते। मतलब समझाइए। देखिए, क्या मैं ऐसे कहूँ 8 सेकेंड प्लस 8 मीटर, कोई लॉजिक है इस बात का? कोई लॉजिक नहीं है। ये है टाइम और ये है डिस्टेंस। टाइम और डिस्टेंस को हम कैसे ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। टाइम के साथ टाइम ऐड कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ 8 सेकेंड प्लस 8 मिनट, हाँ ये टाइम है, ये भी टाइम है, तो हम मिनट को कहीं ना कहीं सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे या सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, अपने क्वेश्चन को एक्सप्रेस कर देंगे। तो मतलब टाइम और टाइम ऐड हो सकता है, लेकिन टाइम और डिस्टेंस ऐड नहीं हो सकता।
अब आप सोचेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे, भाई आपने सेम यूनिट बोला या सेम नेचर बोला। मैंने सेम यूनिट नहीं बोला, मैंने सेम नेचर बोला है। सेम नेचर का मतलब होता है सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। सेम नेचर का मतलब कैसे पहचानेंगे आप, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब जो क्वांटिटी जिनका सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है केवल उन्हें ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। या फिर कोई आपके सामने ऐड और सब्ट्रैक्ट करके दिखा रहा है तो आप सबसे पहले कहेंगे अगर दोनों का नेचर सेम है तो आपने सही किया है, अदरवाइज आपने गलत किया। जैसे देखो आपके पास एक इक्वेशन है, आपने पढ़ी है b = u + at, लेकिन कोई गलती से at स्क्वायर कर देता है। तो आप देखिए, अब आप बात बताइए क्या ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दो चीज़ ऐड हो रही है बेटा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। ये u है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का होता है lt-1। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। एक्सेलरेशन का होता है lt-2। टाइम का स्क्वायर, टाइम का होता है t और ये हो गया स्क्वायर। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आया हमारे पास l। अब देखो, अब ये तो क्या है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आया है l और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है lt-1। सेम है, डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब इनको ऐड नहीं किया जा सकता, मतलब यहाँ पे ये एडिशन पॉसिबल नहीं है, ये इक्वेशन मैंने गलत लिखी। ठीक है, तो क्या आपको पहला पॉइंट समझ आया कि केवल उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनका नेचर कैसा हो, सेम हो, मतलब उनका डायमेंशनल फॉर्मूला हो वो सेम हो। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अब दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, दूसरा पॉइंट कहा जाता है कि देखो इक्वेशन है आपके सामने, क्या है आपके सामने, इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड भी होता है और राइट हैंड साइड भी होता है। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटीज और राइट हैंड साइड की क्वांटिटीज अगर सेम डायमेंशनल फॉर्मूले की हैं तो मतलब वो इक्वेशन करेक्ट है। वो इक्वेशन कैसी है, करेक्ट है। तो हम कहेंगे फॉर ए डायमेंशनली correct equation, physical quantities on left hand side have same dimensional formula as of physical quantity on right hand side। शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो जो चीज़ लेफ्ट में है और जो चीज़ राइट में है अगर तो उनका सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है तो वो इक्वेशन सही है, अदरवाइज वो इक्वेशन गलत है। तो आप पता कर पाए कि सही इक्वेशन और गलत इक्वेशन कैसी, डायमेंशनली सही और डायमेंशनली गलत। तो हम कहेंगे फॉर ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, अगर हमें चेक करना है कि डायमेंशन के हिसाब से वो इक्वेशन सही है या नहीं, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में सेम डायमेंशन फॉर्मूला होना चाहिए। देखो ये इक्वेशन तो यहीं से गलत हो गई, ऐड ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी हमें दो बातें सिखाता है। अगर तुम्हें कोई चीज़ ऐड होती हुई दिखाई दे रही है मतलब वो सेम डायमेंशन फॉर्मूला है। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड कुछ लिखा हुआ है मतलब वो सेम है तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज वो इक्वेशन इनकरेक्ट है। देखो तो चेक करना सिखा दिया ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी ने ही सिखा दिया इक्वेशन को चेक करना। अब देखो यही तो हम पढ़ना चाह रहे थे कि हम एप्लीकेशन करेंगे किसकी, डायमेंशन एनालिसिस की, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से हम फटाफट चेक करके बता देंगे ये इक्वेशन सही भी है या गलत। अब चाहे आप इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी बोले और चाहे आप इसको एप्लीकेशन बोले, आपकी मर्जी। अब हम क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ आए। देखिए मान लो आपके पास एक फॉर्मूला है T = 2π L/g, जहाँ पे आपको सारी चीजें बताई जाएंगी कि T है टाइम पीरियड, L है लेंथ, G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपके पास 1 मिनट का टाइम है और आप दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूले पुट करके देखिए और ये चेक कीजिए कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन भी है या नहीं।
ये सॉल्व कर दिया तो इसका मतलब लिखे बिना ही आपने फर्स्ट एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लिया है। हाँ जी बेटा, फटाफट कीजिए। आई थिंक ट्राई किया होगा आप सबने। देखो अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। हम कहाँ चलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किसका निकालना है? टी का। और टी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है टी। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड। हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है किसका? अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। तो देखो कैसे निकलता है। एल है लेंथ, लेंथ का होता है एल अपॉन जी। क्या है? जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है तो एक्सेलरेशन ही। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखते जाओ, इसका था टी, एल का था एल और इसका था एल टी माइनस टू। एक्सेलरेशन का क्या है? एल टी माइनस टू। तो यहाँ पे लिखेंगे एल टी माइनस टू। पर हमें तो ये सब कुछ किसमें चाहिए? हमें ये सब कुछ चाहिए अंडर रूट के अंदर, और इसका हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहते हैं। तो देखो एल से एल कैंसिल हो गया, टी घूम के ऊपर आ गया, तो ये क्या बना बेटा? अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर। अब देखो टी स्क्वायर है तो अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? टी। अब देखो लेफ्ट साइड में टाइम था जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला था टी, और राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास था अंडर रूट एल अपॉन जी जिसका भी फॉर्मूला क्या हो गया? टी। अगर आप में से कोई ये बात सोच रहा है कि इस साइड में तो 2 पाई भी था, इसका क्यों नहीं लिया? तो 2 पाई एक नंबर है, पाई इज 3.14, नंबर का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। तो यहाँ से अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो इसका मतलब आपने फर्स्ट पार्ट एप्लीकेशन का कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तक आप पहले नोट करें, फिर हम आगे इसको अच्छे से पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट एप्लीकेशन तो हमें पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है अभी तो हमें। तो देखो भाई, हम ये कहेंगे कि अगर हमें चेक करना है करेक्टनेस को, तो हम कहेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है डायमेंशन फॉर्मूला ऑन राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब है इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। और अगर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन राइट हैंड साइड, इट मीन्स इक्वेशन इज नॉट, या फिर इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। डायमेंशनली इनकरेक्ट। ठीक है, तो कोई आपसे बोले कि पहली एप्लीकेशन क्या बताती है, तो पहली एप्लीकेशन सिर्फ इतनी सी बात बताती है, दोनों साइड डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, मैच करते हैं तो डायमेंशन के हिसाब से सही है, और मैच नहीं करते तो इनकरेक्ट है। यहाँ पे हमारे मैच कर रहे हैं। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, तो इसका मतलब इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ तक पहले नोट करो, फिर आपके लिए क्वेश्चंस जिसमें हम एक दो क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे बेटा 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हम हर टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं, मैं आपके मॉड्यूल से ही कुछ क्वेश्चंस ले रही हूँ इसको सॉल्व करवाने के लिए। जैसे हमें चेक करना है कि एक सेकेंड, क्योंकि इसमें 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो हम देखते हैं पहले कि इसमें मैंने डायमेंशनली करेक्टनेस चेक करवा रखी हो। हाँ देखो, यहाँ पे इन्होंने कहा है, आपके लिए क्वेश्चन है कि tan थीटा इज इक्वल टू
ओके, इसमें उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया है और ये बोला है कि ठीक है इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इन्होंने कहा है कि थीटा एक एंगल है जिससे एक साइकिल वाला अपनी साइकिल को बेंड करेगा, और ये एक्सप्रेशन आपके सामने है, और ये कहा है कि अगर ये एक्सप्रेशन करेक्ट है, इफ दिस एक्सप्रेशन इज करेक्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब एक बात बताओ, ये करेक्ट कब हो सकता है? ये करेक्ट तब हो सकता है तब लेफ्ट साइड और राइट साइड का क्या हो बराबर। मतलब हम कहेंगे इफ द गिवन एक्सप्रेशन, देखो अभी तक तो क्या था, आपको चेक करना था, पर इन्होंने आपको कह दिया कि आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो सीधा मान लो ये सही है और n की वैल्यू निकाल के लिखो। तो हम कहेंगे इफ द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट देन, इसका मतलब है कि डायमेंशनल ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ, दोनों साइड के डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। आपको पता ना डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हो तो स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। अब देखो tan थीटा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक। अब अपने को 4 से 5 पॉइंट याद करो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं। तो हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर डायमेंशन लेस। तो मास पे भी कोई डिपेंडेंस नहीं, लेंथ पे भी कोई डिपेंडेंस नहीं, टाइम पे भी कोई डिपेंडेंस नहीं। मैंने क्या किया? 0 कर दिया। आगे देखो, आप देखो इसके निकालनी वेलोसिटी की क्या होती है? वेलोसिटी का होता है LT-1। आप लिख लो साइड में कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है LT-1। लेकिन आपको तो n लगाना है साथ में, यहाँ पे पावर n करनी है, तो मैं यहाँ पे पावर क्या कर देती हूँ? n कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए r क्या है? ये जो r है ना बेटा, ये r है रेडियस। तो रेडियस के डायमेंशन फॉर्मूला होता है l। g क्या है? g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है हमारे पास LT-2। पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये होगा हमारे पास L, ठीक है, ये होगा हमारे पास LT-2 बन गया फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो, इस साइड भी लेके जा सकते हो, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये सब कुछ तो 0 है, आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। देखो किसी की भी पावर 0 मतलब 1 होता है, ये तो पूरा 1 हो गया। यहाँ पे ये देखो L और L, ये बन गया L², T और ये बन गया T की पावर -2 इज इक्वल LT-1 और यहाँ पे हो गई पावर n। अब देखो, अब एक काम करते हैं, ये 2 और 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो हम कहेंगे 2 को मैंने बाहर कॉमन निकाल दिया, तो ये क्या बनता है? अब देखो बेस सेम है ना, तो इसका मतलब पावर भी क्या होगी? सेम। तो यहाँ से पता चलता है n की वैल्यू है। आपने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज किया है कि अगर ये सही था तो हमने दोनों साइड के डायमेंशंस को बराबर रख दिया और इससे हमारी n की वैल्यू आ गई। ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें? ये हमारा टाइप नंबर 2 हो गया। एक तो आपको जो टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला बताया था वो टाइप नंबर 1 हो गया, ये टाइप नंबर 2 हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप नंबर 3। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? देखिए आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है कि v इज इक्वल टू a प्लस b/t प्लस ct स्क्वायर। अब आप कहता है a b c की डायमेंशंस निकालो। किसके डायमेंशन निकालो? फाइंड डायमेंशन ऑफ a b c। अब फटाफट एक बात सुनते जाओ, अगर ये चीजें ऐड हो रखी हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डायमेंशन ऑफ a शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b/t। देखो a में कौन ऐड हुआ है? a में b ऐड नहीं हुआ, b/t ऐड हुआ है, तो बराबर भी किसके रखेंगे? b/t के, और ये तीसरे के बराबर भी होनी चाहिए क्योंकि हम तीनों को आपस में ऐड कर रहे हैं। एक बात बताओ, छोटे से क्वेश्चन आपके लिए, सेकंड प्लस सेकंड प्लस सेकंड तो क्या यूनिट बनेगी? सेकंड ही तो बनेगी ना। मतलब अगर तीनों की यूनिट सेम है तो यहाँ पे जो यूनिट आएगी वो इसके बराबर भी होनी चाहिए। अगर ये इक्वेशन सही है तो लेफ्ट और राइट वाला कॉन्सेप्ट भी तो यूज करोगे ना। आप कहोगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी जो डायमेंशन है वो राइट के भी तो बराबर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अगर बराबर है तभी तो वो इक्वेशन सही मानी जाएगी ना। ये बात क्लियर है? तो देखिए अब यहाँ पे क्या है,
अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं LHS की बात करूँ तो मेरे पास है वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो है वो क्या है LT माइनस 1। तो देखो इन तीनों की तो आपस में बराबर होनी चाहिए और इसके बराबर भी होनी चाहिए। तीनों के आपस में क्यों बराबर होगी, क्योंकि पहला रूल कहता है प्लस या माइनस ही तभी कर सकते हैं तब बराबर हो, और इक्वेशन सही तब हो सकती है तब लेफ्ट और राइट बराबर हो। तो हम कहेंगे कि इन सब तीनों के बराबर होने के साथ साथ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की भी बराबर होनी चाहिए। तो जो v की डायमेंशन होगी वही a की भी होनी चाहिए। तो देखो अब a की डायमेंशन क्या आ गई LT माइनस 1। इजी था यहाँ तक। तो भाई अगर इनको भूल जाओ, अगर ये बात नहीं भी है तो आप कहोगे दोनों बराबर हैं, मैंने बराबर पुट कर दी। अब देखो a की और इसकी बराबर है तो आप कहोगे कि डायमेंशन ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b बाई t। ध्यान से सुनो, a की डायमेंशन क्या आ गई LT माइनस 1, b की आप निकालना चाहते हो और t की क्या होती है t होती है। तो अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो b की डायमेंशन आएगी आपके पास LT माइनस 1 और t आ गया मल्टीप्लाई में। तो देखो t से t कैंसिल तो बचा l हमारे पास, तो b की डायमेंशन हो गई l के बराबर। अब नेक्स्ट आ जाओ, हमें c की भी डायमेंशन निकालनी है, तो ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए ना, मतलब a है तो इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है CT²। देखो a की डायमेंशन यहाँ से पुट कर दो LT माइनस 1, c की निकालनी है और t की डायमेंशन क्या है t, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, इसको ले आओ डिवाइड में। तो देखो c की डायमेंशन क्या हो जाएगी LT माइनस 1 पहले से है, डिवाइड में गया T², इसकी डायमेंशन निकालनी है तो बना LT ऊपर जाके -3। भाई 1 पहले से था, -2 हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो ये आ गई c की डायमेंशन। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इक्वेशन देख के कह सकता है चेक करके बताओ सही भी है या नहीं है। कह देगा इक्वेशन सही है, इस तरीके से पावर है उसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। इस तरीके से दे देगा कि आपके पास इक्वेशन है सही है, ABC की वैल्यू निकाल के बताओ। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस करने हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।